हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ की हिंदी की पाठ्यपुस्तक से खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ प्रयाग शुक्ल जी ने लिखा है। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमसे यह बात साझा की है कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में किस प्रकार एक बड़ा बदलाव आया है। पाठ कुछ इस प्रकार है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान-पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। खान-पान यानी कि खाना-पीना और संस्कृति यानी कि शैली। तो हमारी जो खान-पान की जो संस्कृति या शैली है, पिछले 10-15 सालों में उसमें एक बड़ा बदलाव या परिवर्तन आया है। क्योंकि इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम जो कि दक्षिण भारत में मिलने वाली चीज़ें हैं, अब वो दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं, यानी कि मिलती हैं। जो चीज़ें किसी खास जगह पर मिलती थी वो आज जगह-जगह मिल जाती हैं। तो इसलिए हमारी संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। ढाबा क्या होता है कि जो सड़क किनारे ऐसी जो दुकानें होती हैं या जो रुकने के स्थान होते हैं जहाँ पे हमें नाश्ता या दोपहर का खाना या रात का खाना आसानी से मिल जाता है। ठीक है? अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएगी। तो जो दाल, रोटी, साग, सब्ज़ी है, ये सब चीज़ें उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया में मिलने वाली चीज़ें हैं। लेकिन आजकल इतने ज़्यादा ढाबे खुल गए हैं सड़क किनारे कि हम जगह-जगह जहाँ भी जाके रुकते हैं, वहाँ पे हमें खाने को मिल जाते हैं। फ़ास्ट फ़ूड यानी कि जो तुरंत बनने वाला भोजन होता है, उसका चलन बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। होता ये है कि सड़क किनारे आजकल दुकानों के आगे बड़े शहरों में ठेली वाले खड़े होते हैं या छोटी-छोटी दुकानें होती हैं या बड़े-बड़े होटल जो हैं, उसमें भी हमें इस प्रकार के जो खाने की चीज़ें होती हैं, फ़ास्ट फ़ूड वो आसानी से मिल जाते हैं। इस फ़ास्ट फ़ूड में बर्गर, नूडल्स, चाउमीन, पास्ता ऐसी ढेरों चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। शुरू-शुरू में जब चाइनीज़ नूडल्स चले थे, तो लोग परहेज़ करते थे कि ये फ़ास्ट फ़ूड नुकसानदायक होता है। लेकिन आज बच्चा-बच्चा जानता है कि फ़ास्ट फ़ूड में चाइनीज़ नूडल्स क्या हैं और हर किसी को उसका स्वाद का पता है और लोग उसे बड़े शौक से खाते हैं। तो इस प्रकार जो फ़ास्ट फ़ूड है उसका प्रचलन बड़े शहरों में तेज़ी से बढ़ा है और यहाँ तक कि गाँव में भी लोग अब इसे खाना पसंद करते हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेटबंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। यानी कि जो आजकल मैगी चलती है 2 मिनट नूडल्स के रूप में, आजकल बच्चा-बच्चा उसे जानता है। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर-घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि खास जगहों पर स्थानीय यानी कि किसी लोकल, ठीक है, लोकल जगह जो होती हैं वहाँ पर नमकीनें जो बनाने वाले होते थे बाज़ारों में बिकती थी। लेकिन आज क्या है कि जो पैकेट में बंद चिप्स आते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से लोग उसे अपना रहे हैं और दुकान पर जाते हैं और कहते हैं भैया अंकल ₹5 का चिप्स दे दो या ₹10 का चिप्स दे दो। तो बच्चे वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। अब जो गुजरात की जो एक डिश है या जो व्यंजन है ढोकला गाठिया, वो अब देश में कई जगह पर मिल जाती है आसानी से और लोग उसे बड़े शौक से खाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। अब जो रसगुल्ला है या जो गुलाब जामुन है वो बंगाल के व्यंजन है या डिश है, लेकिन आजकल वो हर जगह मिल जाते हैं और लोग उसे कितना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। कोई भी त्योहार ऐसा नहीं जाता होगा जिसमें लोग रसगुल्ले शायद ना खरीदते हों। तो हर कोई इसे त्योहारों पे ज़रूर खरीदता ही खरीदता है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। यानी कि एक जो राज्य की जो डिश थी या जो व्यंजन थे अब वो दूसरे राज्य में भी आसानी से मिल जाते हैं। कहाँ बंगाल है, कहाँ उत्तराखंड, कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ दिल्ली, हर जगह इस तरीके के पकवान नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। और जो लोगों का जो जीवन है, ठीक है, उसमें जो व्यंजन है ये अपनी जगह या पहचान बनाते जा रहे हैं। घर-घर में ये विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन हैं वो एक राज्य से या एक देश से दूसरे देश में इस प्रकार अपनाए जा रहे हैं, जैसे ये आम यहीं के व्यंजन या डिशेज़ हों। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी हैं और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। यानी कि जो बदलाव हुए हैं वो कुछ बदलाव ऐसे हैं, जैसा कि साहबी ठिकानों यानी कि जो ब्रेड पहले अमीर लोग
अंग्रेज़ों के राज में खाया करते थे, वो आज घर-घर तक पहुँच चुकी है। ठीक है? छोटे-छोटे शहरों या छोटे-छोटे गाँव तक पहुँच चुकी हैं और नाश्ते में लोग उसे तल के या सेक कर खाते हैं। खान-पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। नई पीढ़ी यानी कि न्यू जनरेशन जो है, आजकल की नई जनरेशन है, जो उसमें बच्चे हैं, ठीक है? वो अपने जो पुराने जो व्यंजन हैं, उनके बारे में कम जानते हैं, लेकिन जो देश-विदेश की जो चीज़ें हैं, उनके बारे में आजकल ज़्यादा जानते हैं। आजकल हम फूड ब्लॉग्स में देखते हैं, तो हमें ऐसी बहुत सी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, लेकिन हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। जो पहले अलग-अलग चीज़ें घर में बनाई जाती थी, वो भी अब कम बनाई जाती हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। यानी कि जो बम्बई के जो पाव भाजी हैं और दिल्ली के जो छोले कुलचे हैं, उसे खाने वालों की संख्या बड़ी है, लोग उसे पसंद करते हैं और वो दूसरे शहरों में भी मिलने लगी है, ठीक है, उसी स्वाद के साथ। पर जो दूसरे स्थानीय व्यंजन हैं, उनकी दुनिया छोटी हुई है, यानी कि जो हमारे पारंपरिक भोजन थे या जो व्यंजन थे, वो कम लोग खा रहे हैं और वो मिटते चले जा रहे हैं, उनकी दुनिया छोटी होती जा रही है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं, उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। यानी कि जो लोग दूसरी चीज़ें खा रहे हैं स्थानीय, उनकी जो एक क्वालिटी थी, उसमें कमी आ रही है, ठीक है? और उन चीज़ों में पहले वाला स्वाद या वो बात नहीं रही है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। यानी कि जो समय के साथ-साथ जो फल आते थे या जो फसलें आती थी, उसके अनुसार, ठीक है, उनका इस्तेमाल करके जो पकवान बनाए जाते थे, अब वो भी लोग नहीं बनाते। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी कि अब किसी के पास इतना वक़्त कहाँ है कि वो जो ज़्यादा टाइम खर्च करने वाले पकवान हैं कि जिन्हें बनाने में समय लगता है, उसे बनाने का किसी के पास वक़्त नहीं है। दुस्साध्य यानी कि कठिन है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, यानी कि जो लोकल डिशेस हैं उसमें कमी आई है। दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। तो लोग ऐसी चीज़ें अपना रहे हैं, भले वो हमारे ही देश की हों, भले दूसरे देश की हों। ऐसी चीज़ें पकाना और खाना पसंद करते हैं जो कम समय में बन जाए और बनाने में आसान हो। और जो मुश्किल होता है चीज़ों को बनाना और लोग खाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो रेसिपी बुक पढ़ते हैं, उसमें से रेसिपी देखकर खाना बनाते हैं या यूट्यूब या कहीं दूसरे अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो देखकर वो खाना बनाते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम-भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महँगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे-धीरे वंचित किया है। यानी कि एक तो लोगों के पास कम वक़्त होता है, ठीक है? और दूसरा महँगाई की वजह से लोग ऐसी चीज़ों को बनाने से बचते हैं जिसमें ज़्यादा खर्चा होता है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने-पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। यानी कि ऐसी चीज़ें जिस पे खर्चा ज़्यादा होता है, उसको बनाने में, ठीक है, हर कोई सोचेगा कि इस पे इतना खर्चा आ जाएगा, इससे अच्छा इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव देख लें, यानी कि कुछ दूसरा उपाय सोच लें या उससे उससे मिलता-जुलता कुछ खा लें जो कि सस्ते में काम चल जाए। खान-पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। मिश्रित संस्कृति यानी कि मिली-जुली संस्कृति जो बनी है खान-पान की, उसके अपने कुछ सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव साइड भी है, अच्छे प्रभाव हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। यानी कि जो महिलाएँ हैं, उन्हें पता है कि कौन-सा खाना जल्दी तैयार हो जाता है और उसे बनाने की विधि या तरकीब क्या है। नई पीढ़ी को देश-विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। यानी कि जो नई जनरेशन है, उसे अलग-अलग चीज़ों के बारे में जानने का अवसर मिला है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं ख़ास रूपों में, यानी कि अलग-अलग तरीकों से या अलग-अलग वजहों से उन्हें पता चला है, लेकिन ये अपने आप में अच्छा है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। निखालिस यानी कि शुद्ध या फिर साफ़ या सही तरीके से।
तो ऐसा होता है कि जो व्यंजन हमें मिले हैं, जो हम बनाते हैं, उसमें हम कुछ बदलाव कर देते हैं, ठीक है? तो जो शुद्ध रूप से बनाए जाते हैं, वो हमें उपलब्ध नहीं है। जैसे होता ये है कि जो नूडल्स होते हैं, जो जापान है या चाइना में है, ठीक है? वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे भारत में अलग तरीके से बनाए जाते हैं। वहीं जो बाहर के देशों में जो चीज़ें अलग तरीके से खाई जाती हैं, हमारे यहाँ कुछ बदलाव किए हुए उसके रूप मिलते हैं या हम अपने तरीके से उसे बनाते हैं। तो इस प्रकार जो उसकी जो विधियाँ हैं, उसमें अंतर आ जाता है। आज़ादी के बाद उद्योग, धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान-पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुँची हैं। यानी कि आज़ादी के बाद हुआ ये कि कई लोग अपने एक जगह से दूसरी जगह चले गए काम की तलाश में या नौकरी की वजह से, ठीक है? या किसी का स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, तो एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक है? जब एक जगह के लोग दूसरी जगह गए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग कुछ और खाते हैं और वहाँ के लोगों ने देखा कि ये कुछ और नई चीज़ बना रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक-दूसरे से वो व्यंजनों की जो तरकीब थी या जो विधियाँ थी वो साझा करी और इस प्रकार इस तरीके से ये विधियाँ फैली और लोगों को ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानने को मिला। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक़्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। तो होता ये है कि बच्चे टिफ़िन लेके जाते हैं, जब इंटरवल होता है खाना खाते हैं तो सब कुछ अलग-अलग लाते हैं, कोई पराठा लाता है, ठीक है? तो कोई ऑमलेट लाता है, कोई डोसा लाता है, कोई सांभर लाता है, कोई इडली लाता है, कोई पोहा लाता है, कोई खिचड़ी लाता है। तो इस प्रकार अलग-अलग चीज़ें सब लाते हैं और जब डिब्बा खुलता है तो खुशबू आती है और वो खुशबू वह अपने प्रदेश को प्रदर्शित करती है। हम खान-पान से भी एक-दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान-पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली-भाँति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान-पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। तो होता ये है कि जो खाना ये हमें एक-दूसरे से जोड़ता है, ठीक है? मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान-पान विशेष से जुड़ी हुई है। अब होता ये है कि किस चीज़ को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, तो हमें उस भाषा के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है? या जो लोग हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनकी भाषा कैसी है, वो किस प्रकार का खाना खाते हैं। तो इस तरीके से लोग एक-दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और एक-दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता बनती है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। यानी कि जो लोकल डिशेज़ हैं, स्थानीय व्यंजन हैं, उन्हें अंग्रेजी में एथनिक कहकर बुलाने का चलन चल पड़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। यानी कि ये जो लोकल डिशेज़ हैं, अब ज़्यादातर बड़े होटलों में मिलती हैं, लोग घरों में बनाने से भी बचते हैं, तो खाली हमें उनके भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए, घर पे भी बनाना चाहिए। 5 सितारा होटलों में वो कभी-कभार मिलते रहें, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाएँ तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। यानी कि हमारे लिए इससे बुरी बात क्या होगी कि जो हमारी जो प्रचलित चीज़ें थी वो अब ख़त्म होती जा रही हैं। अच्छी तरह बनी पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। दुर्गति यानी कि बुरी हालत हो रही है। पहले क्या होता था कि जो समोसे थे वो मौसमी सब्जियों से बनाए जाते थे कि अगर जैसे मटर का सीज़न चल रहा है तो मटर भरे हुए होते थे, गोभी का सीज़न है तो गोभी डालते थे, तो अलग-अलग सब्जियों से आलू के साथ मिलाकर बनाते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, गुलाब जामुन डाल के बना रहे हैं, ठीक है, चॉकलेट वाला समोसा चल रहा है। तो जो हमारे व्यंजन थे उनकी बुरी हालत हो रही है। इस तरीके से जो व्यंजन थी उनकी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यानी कि जो आसानी से चीज़ें मिल जाती थी, अब उन्हें ढूँढना पड़ता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। यानी कि ये तो पिछड़े हुए लोग खाते हैं, ऐसे हमने एक मान लिया है और हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। यानी कि हमने दूसरों से प्रभावित होकर, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चक्कर में ऐसी चीज़ों को हम कर रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, जो स्वाद में उतनी अच्छी नहीं है और हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम मॉडर्न होने के चक्कर में अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं खाने-पीने के मामले में भी। हो यह भी रहा है कि खान-पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे।
यानी कि हम हर चीज़ को खाने के चक्कर में जो असली स्वाद होता है चीज़ का वो नहीं ले पाते। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं, यानी कि शादियों में, पार्टियों में या प्रतिभोज जो मिलते हैं हमें, उसमें अलग-अलग चीज़ें बनती हैं। ठीक है, एक शादी में कितने तरीके के पनीर होते हैं, मटर पनीर होता है, मसाला पनीर होता है, शाही पनीर होता है और ऐसी दालों की अलग-अलग वैरायटी होती है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, सभी चीज़ें चखने के चक्कर में सब बहुत सारी चीज़ें उठा लेते हैं थाली में और वो एक-एक करके सब कुछ खाते जाते हैं, जिसका स्वाद गडमड होता रहता है, यानी कि बेमेल होता है, कुछ मिलता नहीं है। एक तरफ लोग क्या करते हैं कि आइसक्रीम खा रहे हैं, साथ में गुलाब जामुन खा रहे हैं, ठीक है, खीर खा रहे हैं, ऊपर से सब्जी चावल एक तरफ खा रहे हैं। तो इस तरीके से सारा स्वाद मिक्स हो जाता है, जिसका कुछ पता नहीं चलता। खान-पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। यानी कि मिश्रित संस्कृति होता है कि हमें ऐसे भोजन चुनने चाहिए जो एक दूसरे से तालमेल बैठाते हों, लेकिन हम उसका लाभ या फ़ायदा नहीं उठा पाते। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले, यानी कि बिल्कुल अलग एक दूसरे से व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। ठीक है? जैसा होता है कि चिकन खाने के बाद या उड़द की दाल खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, तो लोग वो भी उससे परहेज़ नहीं करते, सब कुछ एक साथ खाते रहते हैं। जिससे हमारा नुकसान भी कई बार हो जाता है या फिर फूड पॉइज़निंग भी हो जाती है। लोगों को पता ही नहीं होता किस चीज़ के साथ क्या खाना है या क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए खान-पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है और उसे तरह-तरह से जाँचते रहना ज़रूरी है। यानी कि जो मिली-जुली संस्कृति बनी है, ठीक है? अभी इसका और विकास होना बाकी है, यानी कि और ज़्यादा विकसित होगी, इसका और डेवलपमेंट होगा और लोगों को इसे मतलब परखते रहना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। इससे हमें नई-नई चीज़ें और उपलब्ध होंगी। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ खत्म होता है। इसमें हमें पता चला कि किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है वो बढ़ रही है और नई-नई चीज़ें हमें उपलब्ध आए दिन होती जा रही हैं और हमें नए-नए चीज़ों का स्वाद चखने का अवसर मिलता